एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammed Saqib Khan, your English lecturer, and I hope you all are doing good. हमेशा की तरह हम उसी तरह अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे कि आपको किस तरीके से इस पेंडेमिक से बच के रहना है, और उसके लिए जो सबसे बड़ी टैग लाइन है जो कि आप हमेशा अपने इर्द गिर्द लोगों को कहते हुए भी सुन रहे हैं, पढ़ते भी होंगे आप, जगह जगह पे लिखा हुआ, उस पर आपने अमल भी करना है। उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेना, उसको ओवरलुक नहीं करना, उसको इग्नोर नहीं करना। और वो पर्टिकुलर लाइन क्या है? वो है स्टे होम स्टे सेफ़। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब तक आप घर में मौजूद रहेंगे तब तक आप सेफ़ हैं, और अगर आप सेफ़ हैं तो ऑब्वियसली आपके नियर एंड डियर वंस, आपके रिलेटिव्स, आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स सब महफूज हैं। इन तमाम लोगों को जो आपसे एसोसिएटेड हैं, इनको महफूज रखने के लिए यू नीड टू स्टे होम, ताकि आप इनको महफूज रख सकें। वही 3 से 4 चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, वो आपको याद रखनी है। नंबर 1, आपको अपने हाथ धोने हैं। आपको बार बार पानी से, साबुन से या हैंड सैनिटाइज़र से अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ करना है। वो तमाम चीज़ें जो बार बार आप टच करते हैं उनको डिसइंफेक्ट करना है। मसलन आप अपने जितने भी गैजेट्स यूज़ करते हैं, मोबाइल है आपका, लैपटॉप है आपकी, टैबलेट है, या वो घर के जो दरवाजे हैं, ये उनके हैंडल्स हैं जिनको खोल के आप घर से बाहर या अंदर आते हैं, उनको डिसइंफेक्ट करें मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं। बाइक के थ्रॉटल या उसके हैंडल को, गाड़ी के जो दरवाजे हैं उनके हैंडल्स को, उन तमाम को बार बार डिसइंफेक्ट करें। इसके अलावा आपने मास्क जो है, फेस मास्क, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो आपने अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो वो इंश्योर करता है कि जो आपका वायरस है उसकी ट्रांसमिशन नहीं होती, वो उसको अवॉइड करता है, उसको स्टॉप करता है, या एटलीस्ट उसके चांसेस को बहुत हद तक मिनिमाइज और डिक्रीज़ करता है। उसके अलावा जब भी आप क्राउडेड प्लेसेस पर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो अननोन या नोन पीपल से भी हैंड सैनिटाइज़ किए बगैर आपको शेक हैंड करना या हगिंग करना जो है वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। इसको अवॉइड करें, क्योंकि इससे भी बहुत हद तक जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक उस हद तक इफ़ेक्ट नहीं हुए अपने मुल्क में, जिस तरह से अक्रॉस द ग्लोब इस पेंडेमिक ने एक डिस्ट्रक्शन ओवरऑल फैलाई है। लेकिन इस तमाम चीज़ के लिए, उसके बावजूद हमें एहतियात करना लाजमी है, ताकि अगर अल्लाह ताला ने हमें अभी तक महफूज रखा है तो आगे भी हम महफूज रहें। तो ये एक थोड़ा सा पार्ट है बच्चे जो आपकी सेहत से रिलेटेड है। बीइंग ए टीचर ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको ये सारी बात बताऊँ, आपको सिखाऊँ इस हवाले से। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है आज का, वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम कंपोजिशन के हवाले से नहीं पढ़ने जा रहे, बल्कि ग्रामर को डायरेक्टली आज हम पढ़ने और सीखने जा रहे हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो 2 वर्ड्स जिनको हम नोइंगली या अननोइंगली अपनी ज़िंदगी में, अपनी कन्वर्सेशन में, रोज़मर्रा की बोलचाल में बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ करते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक डीप डिगिंग करेंगे, उसके मैकेनिज़्म को समझेंगे कि ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। और होपफुली इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझने और सुनने के बाद जब आप अपनी कन्वर्सेशन में इन अल्फाज को यूज़ करेंगे तो यू विल बी डेलिबरेटली यूजिंग दीज वर्ड्स। मीन वेन एवर you use these words, you will definitely have an idea in your mind that what is the proper grammatical mechanism behind these words and behind the usage of these words. So these words will become more familiar for you in order to grammatical terms. तो जो words हैं वो 2 particular words हैं, मैंने टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया है। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ यूज़ ऑफ इट एंड देयर, THERE, देयर। और इनके यूजेज को हमने देखना है नोट्स के ऊपर। ये कहाँ पे आपको इनकी डिटेल मिलेगी? तो नोट्स पे आपको पेज नंबर 200 पे इनकी डिटेल्स मिलेगी। पहले भी मैं आपको कह चुका हूँ कि अपने नोट्स की तमाम कॉपीज़ जो हैं वो जल्द अज जल्द कलेक्ट कर लें, क्योंकि हम तमाम तरह आपकी जो ऑनलाइन स्टडीज़ हैं वो जो हमारे नोट्स हैं मुरतब किए हुए, कंपाइल किए हुए, कंपोज किए हुए, उन्हीं की लाइट्स में करवा रहे हैं। और वो कहाँ से आपको ये नोट्स मिल सकते हैं? तो वो आपके रिस्पेक्टिव जो कैंपसेस हैं वहाँ पर तमाम तरह नोट्स अवेलेबल कर दिए गए हैं, वहाँ से आप इनको हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो इस्तेमाल हमने इसका देखना था, तो कुछ मैंने पर्टिकुलर पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, वो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, आप उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। जो पहला पॉइंट है हमारे पास, इट एंड देयर, जो शुरू में लिखा गया, वो कहता है कि एवरी इंग्लिश सेंटेंस हैज़ सब्जेक्ट एक्सेप्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस।
इंग्लिश के तमाम जितने भी जुमले हैं वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अलावा, जिसमें हम किसी को हुक्म दे रहे होते हैं उनके अलावा, या अगर हम रिक्वेस्ट करें तो ऑब्वियसली उनके अलावा भी। लेकिन मोस्टली जो हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सेंटेंसेस हैं, दे कैरी अ सब्जेक्ट। आपने इसका स्ट्रक्चर जो है ऑब्वियसली वो अंडरस्टैंड किया होगा। इंग्लिश में जो सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट है, ये एक पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है सेंटेंस का, जिसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट वाला पार्ट सब्जेक्ट पे मुश्तमिल है, प्रेडिकेट वाला पार्ट जो है वो बेसिकली मुश्तमिल है किसके ऊपर, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो वर्ब का होता है। तो इस स्ट्रक्चर को देखते हुए सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में लाजमी तौर पर सब्जेक्ट का होना लाजमी पाया जाता है, और कोशिश की जाती है इंग्लिश जो लैंग्वेज है कि उसमें सब्जेक्ट लाजमी तौर पर शामिल कर लिया जाए, क्योंकि उसको एक फिर पावरफुल और मीनिंगफुल सेंटेंस समझा जाता है। लेकिन बहुत सारे जुमले हम ऐसे भी देखते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पढ़ते हुए, लिखते हुए, सुनते हुए, जिनमें मखसूस पर्टिकुलर या डेफिनेट सब्जेक्ट्स मौजूद नहीं होते। अब जहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम आ जाए या जहाँ पे ये वाली सिचुएशन आ जाए वेयर वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो फिर हमें क्या करना होता है, हमें एक डमी मीन्स नॉन रियल, जो कि हकीकत में एक सब्जेक्ट नहीं है, एक डमी सब्जेक्ट उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए, उसका इक्विलिब्रियम जो है उसको लेवल करने के लिए लगाना पड़ता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, डमी सब्जेक्ट्स। इफ़ देयर इज़ नो सब्जेक्ट देन इट एंड देयर आर यूज्ड एज डमी सब्जेक्ट्स। डमी सब्जेक्ट्स मैंने क्या कहा, जो नॉन रियल होते हैं, जो कि रियल डेफिनेट सब्जेक्ट का काम नहीं करते। और सब्जेक्ट होता क्या है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो डूअर है, जो काम कर रहा है, जो एक्शन परफॉर्म करते हुए आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज सब्जेक्ट। तो अगर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि वहाँ पे मौजूद नहीं है जो काम करता है, अगर वो नहीं है तो फिर हमें डमी सब्जेक्ट्स लगाने पड़ेंगे। और डमी सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, इट एंड देयर। एक बहुत मोटी सी, एक बहुत ही जेनेरिक बात जो इन दोनों वर्ड्स के बारे में बताई जाती है वो ये है कि इट को नॉर्मली जो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है वो इसका टाइम बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डेट और वक्त वगैरह बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि देयर जो है इसको एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ का वजूद में होना बताने के लिए और किस जगह पर मौजूद है, जगह के तयन करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि देयर जो है वो एक एडवर्ब भी है। एडवर्ब क्या होता है, जो हमें बताता है कि एक्शन, जो अमल है वो किस तरह से परफॉर्म किया गया था। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस बच्चों ये है। मसलन अगर मैं कहता हूँ कि आई वॉज प्लेइंग देयर, मैं वहाँ पर खेल रहा था, तो प्लेइंग वो अमल है, एक्शन है जो परफॉर्म किया गया है। आई मैं सब्जेक्ट हूँ जिसने वो एक्शन या वो डूअर हूँ जिसने काम परफॉर्म किया है, और किस जगह पर वो एक्शन परफॉर्म किया गया है वो देयर है। लिहाजा देयर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो गया, जगह का एडवर्ब। यानी कि इसने हमें ये बताया कि जिस पर्टिकुलर एक्शन की, अमल की आप बात करें, वो किस जगह पर रूनुमा हुआ था, किस जगह पे वकूफ़ पज़ीर हुआ था, लिहाजा दिस इज़ कॉल्ड एज एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट इसी तरह से हमारे पास जो है वो एक प्रोनाउन भी है। इट को सिर्फ आप इस वक्त एक डमी सब्जेक्ट के तौर पे ना देखें, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी ये कौन सा प्रोनाउन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। हमने जो बहुत डिटेल में मैंने आपको पर्सन्स के सब्जेक्टिव, उनके ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केसेस जो मैंने आपको करवाए थे, उसमें आई हैव डिस्कस इट इन डिटेल कि इट जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और ये किन के लिए इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज फॉर द नॉन ह्यूमन थिंग्स एज वेल एज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी हम इट यूज़ करते हैं। तो इट इज़ अ प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन, there is an adverb of place simultaneously, and now currently we are discussing them as dummy subjects। तो ये एक छोटा सा इनका इंट्रोडक्शन था। अब मैं इन दोनों को सेपरेट लेके चलूँगा। ये मैंने एक कलेक्टिव इनका इंट्रोडक्शन आपको करवाया। अब मैं पहले देयर को डिस्कस करता हूँ। आई हैव रिटन अ कपल ऑफ यूजेस ऑफ देयर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन दी वाइट बोर्ड सो दैट योर अंडरस्टैंडिंग मे कम ईजियर, इसको हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो जो पहला बच्चों यूजेस मैंने लिखा वो क्या कहता है, देयर इज़ अ वर्ड which is used to introduce new topics। नई बात का आगाज़ करने के लिए, नए टॉपिक का इजहार करने के लिए जो है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं बाज़ औक़ात देयर को। एग्जाम्पल इसकी क्या है, देयर इज़ अ मीटिंग दिस इवनिंग, आज शाम को एक मीटिंग है, मीटिंग मुनक्कद होने जा रही है। तो यहाँ पे हम किसी चीज़ की इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, नए टॉपिक को, नए उन्वान को मुतारिफ़ करवाने के लिए
कौन सा वर्ड इस्तेमाल करें, देयर इस्तेमाल करें। और से देखें, देयर इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस न्यू टॉपिक्स, नए टॉपिक्स को बात करने के लिए, बात को शुरू करने के लिए, नए उन्वान का तारुफ करवाने के लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं किसका, देयर का। और मिसाल मैंने आपको दी, देयर इज़ अ मीटिंग दिस इवनिंग, देयर इज़ अ मैच दिस मॉर्निंग, देयर इज़ अ मैच दिस नाइट, दिस आफ्टरनून, दिस नून। तो हम कुछ भी ऐसा नया टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने के लिए, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर का वर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद जी देयर इज़ यूज्ड विद नंबर्स एंड क्वांटिटीज, ये इसका दूसरा इस्तेमाल है, ये आपने याद रखना है। पहला इस्तेमाल क्या था, देयर इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस न्यू टॉपिक्स, देयर इज़ अ मीटिंग दिस इवनिंग। सेकंड यूज़ वेयर देयर इज़ यूज्ड विद नंबर्स एंड क्वांटिटीज़, हमें जब भी नंबर्स की यानी कि तादाद की और क्वांटिटीज़ की मिकदार की बात करनी पड़ेगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम देयर को इस्तेमाल करेंगे। अब बहुत सारे अल्फाज रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ चेयर इन द रूम, कमरे में एक कुर्सी है। देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द जग, जग में बहुत थोड़ा सा पानी है। देयर इज़ सम लाइट इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड में, सहन में थोड़ी सी रोशनी मौजूद है। देयर आर प्लेंटी ऑफ बॉयज़ प्रेजेंट इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में बहुत सारे लड़के, अ नंबर ऑफ बॉयज़, लड़के जो हैं वो मौजूद हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ बॉल्स एंड बैट्स प्लेस्ड इन द स्पोर्ट्स शॉप, स्पोर्ट्स की दुकान में बहुत सारी गेंदें और बैट जो हैं वो वहाँ पे रखे गए हैं। अब देयर इज़, तो हम जहाँ पे नंबर, देयर आर 4 स्पैरोज सिटिंग इन अ ट्री, एक दरख्त के अंदर 4 चिड़ियाँ बैठी हुई हैं। और ये भी याद रखा कि ट्री के लिए जो हमें बाज़ औक़ात ये लग रहा होता है कि प्रपोजिशन जो है वो ऑन इस्तेमाल होनी है क्योंकि हम अपनी ज़ुबान में उसका तर्जुमा कर रहे होते हैं, तो वो गलत होता है। ट्रीज़ के लिए नॉर्मली हम इन यूज़ करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इन यूज़ करते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमने देयर आर 4 स्पैरोज, देयर आर 5 कार्स पार्क्ड इन दी पार्किंग लॉट, पार्किंग लॉट में, पार्किंग की जगह में 5 या 4 कारें मौजूद है, तो नंबर हमने बता दिया। क्वांटिटी के लिए जैसे मैंने आपको बताया, देयर इज़ सम वाटर, देयर इज़ सम लाइट, देयर आर अ फ्यू चंक्स, देयर आर अ फ्यू कंटेंट्स, देयर आर अ फ्यू लेटर्स। तो मिकदार के तौर पे भी हम बता सकते हैं, देयर इज़ अ लिटिल एयर, देयर इज़ अ लिटिल विंड ब्लोइंग टुडे, बहुत कम हवा, बहुत थोड़ी सी हल्की फुल्की सी हवा चल रही है। देयर इज़ लिटिल रेन आउटसाइड गोइंग ऑन, बाहर हल्की फुल्की जो बारिश हो रही है। तो यहाँ पे हमें नंबर और क्वांटिटीज़, तादाद और मिकदार, ये आपने याद रखना है। तादाद बच्चों उनको कहते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। मसलन मैं कह सकता हूँ कि आई हैव 1 मार्कर, आई हैव 2 मार्कर्स, आई हैव 3 मार्कर्स। तो मैंने क्या किया, इनकी नंबर, इनकी तादाद बता दी। लेकिन जब मैं तादाद नहीं बता सकता, मसलन पानी की तादाद मैं नहीं बता सकता, टी की तादाद मैं नहीं बता सकता, तो मुझे वहाँ पे क्या फिर बात करनी पड़ती है, उसको बताने के लिए अंदाज़ा समझाने के लिए मैं उसकी मिकदार यूज़ करता हूँ। तो मिकदार को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी बताई जाती है फिर वहाँ पे, लाइक देयर इज़ लिटिल टी लेफ्ट इन माई कप, मेरी चाय के कप में थोड़ी सी चाय बची रह गई थी। तो ये मिकदार है और ये क्वांटिटी और नंबर्स हैं। तो ये इसका इस्तेमाल था। थर्ड इस्तेमाल जो बच्चों, देयर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तीसरी जगह पे, इज़ यूज्ड टू से वेयर समथिंग इज़, कि चीज़ कहाँ पर मौजूद है उसका हवाला देने के लिए। एडवर्ब ऑफ प्लेस, अगर आपको ये वाला इसका ताल्लुक या इसका यूज़ याद है तो ये इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। टू, ये मैं इसको साथ में जोड़ देता हूँ ताकि आपके लिए और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाए। देयर इज़ यूज टू से वेयर समथिंग इज़, देयर इस्तेमाल होता है जगह के बारे में बताने के लिए कि कोई चीज़ कहाँ पर मौजूद है। अब देखें इसकी बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी मिसालें ख़ुद से भी बनाते हैं और बताते हैं। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पार्क इन आवर एरिया, मेरे एरिया में, मेरे इलाका में बहुत खूबसूरत पार्क है। देयर इज़ अ न्यू होटल ओपनिंग इन माई एरिया, मेरे एरिया में नए होटल की ओपनिंग है आज। और देयर आर अ लॉट ऑफ शॉप्स अवेलेबल इन दिस बाज़ार, इस बाज़ार में बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारी दुकानें हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन दिस कबर्ड, इस अलमारी में बहुत सारी किताबें मौजूद हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ स्कूल्स इन दिस एरिया, इस इलाके में ख़ास तौर पर बहुत सारे स्कूल्स हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्क्स इन दिस एरिया, इस इलाके में बहुत सारी मसाजिद हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ फ्लावर्स इन माई गार्डन, मेरे बाग में बहुत सारे फूल हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ बेवरेजेस, देयर आर अ लॉट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इन माई फ्रिज, मेरे फ्रिज में बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो जहाँ पे हमने किसी चीज़ की मौजूदगी कि वो किस जगह पर मौजूद है बताना है तो उसके लिए हम देयर को यूज़ करते हैं। और ये वाला इस्तेमाल इसको क्या बना देता है, एडवर्ब। और एडवर्ब भी कौन से वाला, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वी हैव डिस्कस्ड इट प्रीवियसली अर्लियर। तो जो तीसरा इसका यूजेज था बच्चों वो ये था, देयर इज़ यूज टू से, देयर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कहने के लिए, वेयर समथिंग इज़, बताने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है।
लेट्स से कोई पूछता है कि वेयर इज़ माई पेंसिल, देयर इज़ अ पेंसिल इन माई ज्योमेट्री, इन माई पेंसिल बॉक्स, मेरे पेंसिल बॉक्स में भी एक पेंसिल पड़ी हुई, देयर इज़ अ पेंसिल, वहाँ पे एक पड़ी हुई, देयर इज़ अ पेंसिल इन माई पॉकेट ऑल्सो, मेरी जेब में भी एक पेंसिल। आई मीन जगह का बताने के लिए, उस जगह का तयन करने के लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पे भी हम देयर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका थर्ड यूजेज था। होपफुली आप मेरे साथ साथ जो यूजेज है इसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। इसके बाद जो फोर्थ यूजेज है हमारा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनएविटेबली इंपॉर्टेंट। वो क्या कहते हैं कि देयर जो लफ्ज़ है हैज़ एन एग्रीमेंट, इसका एक मुआहिदा है, इसका एक कॉन्ट्रैक्ट है, किसके साथ? विद सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स, सिंगुलर वर्ब्स के साथ और प्लूरल वर्ब्स के साथ। मसलन देयर को हमेशा हम ये नहीं सोच सकते, ये नहीं कह सकते कि देयर विल ऑलवेज बी यूज विद सिंगुलर वर्ब्स और देयर कैन ऑलवेज बी यूज और देयर कैन ओनली बी यूज विद प्लूरल वर्ब्स, ऐसा कुछ नहीं। हम ये कहेंगे कि देयर साइमल्टेनियसली कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल वर्ब्स। हम इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वली इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जितनी मैंने आपको एग्जांपल्स दी उसमें आपने नोट किया होगा कि हमने देयर इज़ भी यूज़ किया है, देयर आर भी यूज़ किया है। साइमल्टेनियसली हम इसको पास्ट और फ्यूचर टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन अभी हम इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। लेट्स से मैंने मिसाल दी, देयर इज़ अ पेंसिल इन माई पॉकेट, मेरी जेब में एक पेंसिल है। हम इसको कर लेते हैं, देयर विल बी अ पेंसिल इन माई पॉकेट, मेरी जेब में एक पेंसिल होगी। देयर वॉज अ पेंसिल इन माई पॉकेट, मेरी जेब में एक पेंसिल थी। तो मैंने इस सिंगुलर को चेंज किए बगैर इसके टेंसेस को चेंज कर लिया, इसके टाइम को चेंज किया। तो देयर कैन बी यूज्ड इक्वली विद सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल वर्ब्स, साइमल्टेनियसली इट कैन बी यूज्ड विद इन ऑल द टेंसेस, विद इन ऑल द टाइम्स। जो टेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं वहाँ पे भी देयर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इक्वली जस्टिफाई करता है टाइम को भी और हमारे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स को भी। इसी तरह आप देख लें, देयर आर मैनी चेयर्स इन द रूम, कमरे में बहुत सारी चेयर्स हैं। देयर विल बी मैनी चेयर्स इन द रूम, कमरे में बहुत सारी कुर्सियाँ होंगी। देयर वर मैनी चेयर्स इन द रूम, कमरे में बहुत सारी कुर्सियाँ थीं। When I went there, there were many chairs in the room. जब मैं कमरे में गया तो कमरे में बहुत सारी कुर्सियाँ मौजूद थीं। When I reached there, there was no rain. जब मैं वहाँ पहुँचा वहाँ तो कोई बारिश नहीं हो रही थी। When I reached there, there were no matches being played. वहाँ पे कोई मैचेस नहीं खेले जा रहे थे। तो आप इसको सिंगुलर साथ साथ प्लूरल और साथ साथ सारे टाइम्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। I will reach there. I hope there will be plenty of water available for me. वहाँ पे बहुत सारा पानी मेरे लिए अवेलेबल होगा। अब will be के साथ मैंने plenty of water तो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ऑल्दो की क्वांटिटी है, लेकिन हम इसको सिंगुलर के तौर पे यूज़ करें तो हम इसको सिंगुलर, प्लूरल और वक्त के जितने भी टेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं या फ्यूचर के हैं, इसके साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, हमारी जो बुकिश डेफिनेशन है पेज नंबर 200 पे, उसके अकॉर्डिंगली इट और देयर जब जुमले के शुरू में आते हैं तो उनका तर्जुमा नहीं किया जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने आपको बताया ना कि ये डमी सब्जेक्ट है। अब जो डमी सब्जेक्ट नहीं होता, जो रियल सब्जेक्ट होता है, उसका तर्जुमा हम लाजमी तौर पर करते हैं। मसलन मैं कहता हूँ असलम प्लेज क्रिकेट, तो मुझे लाजमी तौर पर इसका तर्जुमा करना पड़ेगा कि असलम क्रिकेट खेलता है। असलम गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, असलम ने मुझे पानी का एक गिलास दिया। अब मुझे यहाँ पे असलम का तर्जुमा किए बगैर मैं जुमले की प्रॉपर सेंस को कन्वे नहीं कर सकता, डिलीवर नहीं कर सकता। लेकिन इट इज़ 6 o'clock, 6 बज चुके हैं। आप इसमें ये नहीं कहेंगे ये है 6 बज चुके हैं। आप यहाँ पे इट का तर्जुमा ये वाला नहीं कर सकते, राइट। जैसे यहाँ पे कहा देयर इज़ अ पेंसिल इन माई पॉकेट, वहाँ एक पेंसिल मेरी जेब में है, गलत है। हम देर का तर्जुमा नहीं करेंगे। और क्यों इट और देर का तर्जुमा नहीं कर रहे? बिकॉज बच्चों ये किसके तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं? दीज आर यूज्ड एज डमी सब्जेक्ट। तो जब भी ये डमी सब्जेक्ट्स के तौर पे इस्तेमाल होंगे, नॉन रियल आर्टिफिशियल सब्जेक्ट्स के तौर पे इस्तेमाल होंगे, सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होंगे, तो फिर हम इनका तर्जुमा नहीं करेंगे। ये आपने याद रखना है। ये लाइन जो मैंने आपको बताई है ये पेज नंबर 200 पे लिखी हुई है आपके नोट्स में। इट और देयर जब जुमले के शुरू में आते हैं तो उनका तर्जुमा नहीं होता। मसलन कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इसने, इट इज़ 7 o'clock, 7 बज चुके हैं। इसमें आपने क्या कहा? ये 7 बज चुके हैं, गलत है। इट रेन येस्टरडे, कल बारिश हुई थी। ये कल बारिश हुई थी, वो कल बारिश हुई थी, गलत है। इट इज़ मॉर्निंग, सुबह है, ये सुबह का वक्त है।
सुबह हो गई है, ये सुबह हो गई है गलत है। इन जुमलों में हमने इट का तर्जुमा नहीं किया। अगर ये ट्रांसलेट करें तो जुमले कुछ यूँ होंगे, ये 7 बजे हैं, ये कल बारिश हुई थी, ये सुबह हो गई है, जो उर्दू में दुरुस्त जुमले नहीं हैं। इस तरह से देर वाले जुमले भी हैं। मसलन देर आर 10 बॉयज़ इन द क्लासरूम, क्लासरूम में 10 लड़के हैं। अब आप इनका तर्जुमा क्या करेंगे, वहाँ कमरे में 10 लड़के हैं, गलत, ये गलत हो जाएगा। हाँ, आप कहेंगे कमरे में 10 लड़के हैं, तो ये क्या होगा, ये दुरुस्त होगा। हैंस इट एंड देयर रिमेन अनट्रांसलेटेड, चुनांचे ये साबित हो गया कि इट और देयर जो है वो अनट्रांसलेटेड रहते हैं, इनका तर्जुमा नहीं होता। एंड दे एक्ट एज सब्जेक्ट एंड इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, और ये सब्जेक्ट और बाज़ों का तारुफ कराने वाले, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे आपके लिए, इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस न्यू टॉपिक्स, तारुफ कराने वाले अल्फाज के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसलिए इट और देयर को इब्तदाई लफ्ज़ के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप इनको ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। मसलन प्लेस दिस ग्लास ऑफ वाटर देयर, ये ग्लास जो पानी का है इसको वहाँ रखो। डोंट टच इट, इट यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, इसको मत छुओ। लेकिन इट यहाँ पे कौन से वाले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, ये यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। ये यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट में जाता है देयर, तो ये कौन सा, एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये आपने इसका जो यूटिलाइजेशन है, इसका इस्तेमाल है, इसको आपने थोड़ा सा इस्तेमाल जो वो ज़हन में रखना है। यूज़ ऑफ इट, इट इज़ यूज़ फॉर टाइम, वेदर एंड नेचुरल सीन्स, ये हम बाद में इसको यूज़ करते हैं। मैं देर के थोड़े बहुत आपको जुमले बता देता हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये जुमले जो है बच्चों, ये पेज नंबर 202 पे लिखे हुए हैं, आपने इसके हवाले से इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़ना है। और उसके बाद जो PTB में, जो आपकी टेक्स्ट बुक की, पंजाब टेक्स्ट बुक जो है बोर्ड वाली, उसके अंदर जो एक्सरसाइजेज हैं इट और देर के हवाले से, उनको भी आपने अटैम्प्ट करना है ताकि आपकी जो जितनी भी बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो सके। तो पहला जो सेंटेंस है बच्चों, हमारे बाग में बहुत से आम के दरख्त थे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों में, तीनों में इक्वली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला सेंटेंस ही पास्ट का आ गया। देयर वर मैनी मैंगो ट्रीज इन आवर गार्डन, ये इसका तर्जुमा आगे लिखा हुआ है। हॉल में कितने उम्मीदवार थे, हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर देयर इन हॉल, कितने थे जी, वो आपने बता दिया। वर देयर नो लेटर्स इन द पोस्टमैन बैग, क्या डाकिए के थैले में कोई चिट्ठियाँ नहीं थी। या देयर वर अ लॉट ऑफ लेटर्स इन दी पोस्टमैन बैग, देयर वर मैनी लेटर्स इन दी पोस्टमैन्स बैग, पोस्टमैन के डाकिए के बैग में बहुत सारे खतूत मौजूद थे। देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द जग, मिल्क में बहुत थोड़ा सा दूध मौजूद है। या इज़ देयर अ लिटिल मिल्क इन द जग, क्या जग में थोड़ा सा दूध मौजूद है। तो आप इसको इस हवाले से भी देख सकते हैं। तो ये देयर के कुछ यूजेज हैं जो आपने अंडरस्टैंड करने, और ये जितना बेहतर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होता जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पहले यूजेज ऑफ देयर कर रहे थे, इसी तरह हम यूजेज ऑफ इट कर रहे हैं। चूँकि आज का टॉपिक जो है वो रिलेटेड है यूज़ ऑफ इट एंड देयर, तो अब हम इट को थोड़ा डिटेल्ड मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट आर दी you can say mechanism and what are the processes of it, how we normally use it as a subject, how we use it as an object, and what are other uses of it that we normally unknowingly and knowingly use in our normal day or normal routine matter conversations. तो इसमें जो मैंने आपके लिए थोड़े बहुत यूजेस निकाले हैं ताकि आप इनको अंडरस्टैंड कर सकें एज़ पर योर लेवल, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले जैसे मैंने आपको इसकी बुकिश डेफिनेशन बताई थी कि इट जो है वो प्रोनाउन है, और ये किस तरह से इस्तेमाल होता है लाइफलेस थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, आपने याद रखना है, लाइफलेस थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इन पर्टिकुलर इज़ यूज्ड फॉर कौन से बच्चों, लाइफलेस थिंग्स एंड एनिमल्स। इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ये मैंने बॉक्स में लिख दिया। इट इज़ यूज्ड फॉर लाइफलेस थिंग्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले तो हमने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। इससे पहले जो हमने देयर के साथ एक कलेक्टिव इंट्रोडक्शन किया था इट का, वो भी आपने याद रखना है। उसमें मैंने क्या कहा था आपको कि जहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर डेफिनेट एग्जैक्ट रियल सब्जेक्ट्स नहीं होते, वहाँ हम क्या करते हैं,
हम डमी सब्जेक्ट्स लगाते हैं। और डमी सब्जेक्ट में अगर आपने वक्त का तयन करना है, वक्त बताना है, ओपिनियन बताना है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, तो आप इट इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने नॉर्मली जगह बतानी है, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस बतानी है, तो फिर आप देर यूज़ करते हैं। और जब हम उर्दू में इनका ट्रांसलेशन करते हैं तो फिर हम इनको पर्टिकुलरली तर्जुमे में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये रियल सब्जेक्ट्स नहीं होते, डमी सब्जेक्ट्स होते। तो ये चीज़ आपने हमेशा अपने माइंड में याद रखनी है। दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि इट इज़ यूज फॉर लाइफलेस थिंग्स एज वेल एज फॉर एनिमल्स। और ये क्या यहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल होगा, अगर आप इसको एज एन ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो फिर बच्चों आपने इसको एज ए थर्ड पर्सन, एज ए जो प्रोनाउन है थर्ड पर्सन, आपने उसको इस्तेमाल करना है। अब हम इसके यूजेज एक बार देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ जी एज ए प्रोनाउन थर्ड पर्सन। मिसाल मैंने आपको दे दी। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आपको यकीनी तौर पे आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ बेंच, इट इज़ अ चेयर, इट इज़ अ कैट। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के हवाले से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि इसको भी आप किसी भी टेंस में ले जाकर यूज़ कर सकते हैं। मसलन इट वॉज अ कैट, ये भी आप कह सकते हैं। इट विल बी अ कैट, इट विल बी अ बेंच, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी कभी थर्ड पर्सन आएगा, प्रोनाउन के तौर पे आएगा, तो आप इसको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। टेंस के तमाम जो औकात हैं उनके हवाले से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये इक्वली यूटिलाइज़ होता है। इसके बाद हमारे पास आगे जी टाइम और डेट को, जो इसका सेकंड यूजेज है, जो कि सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कि टाइम और डेट के हवाले से भी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका इजहार करने के लिए, बयान करने के लिए हम इट को इस्तेमाल करते हैं, इट के वर्ड को यूज़ करते हैं। मिसाल आप चेक कर लें, इट इज़ एग्जैक्टली 10 o'clock। अब हमने यहाँ पे अगर टाइम बताना है, इट इज़ एग्जैक्टली 10 o'clock, तो हम क्या करें, इट का सहारा ले रहे हैं। 10 o'clock बी कहा जा सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंसेस को बड़ा ऑकवर्ड समझा जाता है। ये फ्रेजेस में आते हैं, ये सेंटेंसेस में नहीं आते। अगर आपने सेंटेंस की टर्म्स में बात करनी है तो यू नीड टू पुट अ प्रॉपर सब्जेक्ट, एंड इफ़ देयर इज़ नो प्रॉपर सब्जेक्ट अवेलेबल देन यू नीड टू place a dummy subject in it, and if it comes to discuss the time and date, then you need not to use there but you need to use it। तो आपने it यूज़ कर लिया, it is exactly 10 o'clock। अब फर्स्ट कर लिया हमें डेट पूछनी है, कोई पूछता है कि what is the date today, तो आप कहोगे it is 26th today or whatever the date is, आप वो वाली डेट बताते हो। तो जो डेट है वो बताने के लिए what was the date when that person was killed, it was 26th। वो कौन सी तारीख थी जब फलां बंदा मरा था, इट वॉज 26th, वो 26 तारीख थी। तो पास्ट में भी हो गया। वट विल बी द डेट व्हेन वी विल विजिट इस्लामाबाद, वो क्या तारीख होगी जब हम इस्लामाबाद विजिट करेंगे, इट विल बी 26th, ये 26 तारीख होगी। तो आपने देखा कि हमने इसको तमाम तरह के टेंसेस के साथ इस्तेमाल कर लिया। इट जो है वो भी तमाम तरह के टेंसेस के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है जब आपने टाइम और डेट को मेंशन करना है। इसके बाद अगर कोई ख़ास पर्टिकुलर इवेंट है तो भी आप इट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इट के हवाले से ही आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और इट को आप उस चीज़ की वजाहत के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन इट इज़ हिज बर्थडे, आप बात के आगाज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ हिज बर्थडे, इट वॉज हिज बर्थडे व्हेन वी लाफ्ड अ लॉट, इट विल बी हिज बर्थडे व्हेन वी विल वियर न्यू क्लॉथ्स, कोई भी मिन जुमला इसके हवाले से। तो बात का आगाज़ उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी और स्पेशली किसी पर्टिकुलर इवेंट के तौर पे भी आप इसको इवेंट को एक्सप्लेन करने के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इज़ भी आ सकता है, वॉज भी आ सकता है और आप विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा यूजेस था जहाँ पे हम टाइम और डेट को एक्सप्लेन करने के लिए ख़ास तौर पे इट का इस्तेमाल करते हैं। और इट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट के तौर पे इन तमाम जो एग्जांपल्स हैं, जो इंस्टेंसेस मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इनमें आप देखेंगे तो ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ये यहाँ पर कहीं पे भी एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड यूज़ की तरफ। थर्ड यूज़ बता रहा है कि आपने अभी अगर कोई भी अपनी ओपिनियन का, अपनी राय का इजहार करना है तो भी आप इसको यूज़ करते हैं। मसलन कोई कहता है कि इट इज़ गेटिंग कोल्ड इन हेयर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ रही है। इट इज़ गेटिंग हॉट इन हेयर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। इट इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे, आज बहुत खुशगवार मौसम है। इट इज़ वेरी विंडी टुडे, आज बहुत हवादार जो है वो मौसम है। इट इज़ वेरी लाइटिंग और इट इज़ वेरी एयरी हेयर, वो भी आप बता सकते हैं। तो आपने कोई भी जो अपनी ओपिनियन किसी चीज़ के बारे में बतानी है, राय कायम करनी है, उसके लिए आप इट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ नाइस पेयर ऑफ पैंट्स, कोई पूछता है कि मेरी पैंट्स किस तरह की हैं, हाउ डू यू फील अबाउट माई पैंट्स, तो आप क्या कहेंगे, इट इज़ अ नाइस पेयर ऑफ पैंट्स। तो आपने अपनी राय का इजहार किया।
कि ये पैंट्स आपकी जो वो हैं वो बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो जब भी कभी आप अपनी राय का इजहार करते हैं, ओपिनियन कायम करते हैं, ओपिनियन मेक करते हैं, तो उसके लिए भी आपको अगर वहाँ पे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप एक डमी सब्जेक्ट को, इट को एज ए डमी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये इसका थर्ड यूजेज था। इसके बाद बच्चों आप इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होगा तो ये किस तरह से इस्तेमाल होगा, ये प्रोनाउन और वो भी थर्ड पर्सन का जो है उसके हवाले से इस्तेमाल किया जाएगा। ये आपने याद रखना है, प्रोनाउन एज वेल एज योर थर्ड पर्सन, ये मैंने आपको बताया। और ये वाला जो यूजेज है, इट इज़ यूज फॉर लाइफलेस थिंग्स एंड एनिमल्स, ये इसका एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल इसको किया जा सकता है। ये आपको बात समझ आ गई। इसको हम इट को एज एन ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट दोनों में यूज़ कर सकते हैं और थर्ड पर्सन के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन में, ये आपने याद रखना है। मसलन डोंट टच इट, इसको मत छू। अब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज़ का सामने मौजूद होना ज़रूरी है या फिर उसका प्रीवियसली किसी ना किसी जगह पर इस्तेमाल हो चुका हो, उसका जिक्र आ चुका हो तो हम बता सकते हैं। मसलन इट इज़ अ बुक, डोंट टच इट, ये किताब है, डोंट टच इट, इसको छूना नहीं है। लीव इट मीन ये जो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं, जो बहस आप कर रहे हैं, इसको यहीं पे छोड़ दें, लीव इट, छोड़ दें इसको। तो ये था ऑब्जेक्ट के तौर पे। यहाँ पे इट जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो। इट इज़ अ कैट, यू नीड नॉट टू टच इट, गिव इट सम मिल्क, उसको थोड़ा सा दूध दें। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक इसका इस्तेमाल है। लास्ट यूजेज जो है इसका बच्चे वो है टू एक्सप्लेन समथिंग। आप किसी भी चीज़ के बारे में वजाहत से बयान करना चाहें तो भी आपको इट का सहारा लेना पड़ता है। इट इज़ अ गुड बुक, ये एक अच्छी किताब है। जैसे हमने यहाँ पे कहा था इट इज़ अ नाइस पेयर ऑफ पैंट्स, तो ओपिनियन भी था और मैंने एक्सप्लेन भी किया था। इट इज़ अ गुड बुक, इट नीड्स अ गुड रिपेयर, इसकी अच्छी खासी मुरम्मत होने वाली है, इसको ज़रूरत है मुरम्मत होने की। तो ये कुछ यूजेज हैं जो हमने पढ़े हैं, सीखे हैं इट के हवाले से। अब हमने देखना है कि जो हमारी बुक में इट के यूजेज हैं वो क्या हैं। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर है 201, आपने इसके अकॉर्डिंगली इसको देखना है। मसलन इसमें जो पहला जुमला हमारे पास है वो जी आज सख्त गर्मी है, तो आप इसको क्या करेंगे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हम या तो अपनी ओपिनियन बयान कर रहे हैं, राय बयान कर रहे हैं, या हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में भी हम आपको बता रहे हैं कि ये इट के साथ इस्तेमाल होगा, इट यूज़ होगा। शाम हो गई, इट फेल इवनिंग, या इट इज़ इवनिंग, शाम का वक्त है। इसके बाद क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है, इज़ देयर, नहीं है तो देर से रिलेटेड है, ठीक है। इट का फिर मैं आपको इसके बाद जो यूजेज है वो बता देता हूँ। अच्छा, इसमें फिल वक्त हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं यूज़ ऑफ इट की वो ऑलमोस्ट इतनी हैं, जैसे कि क्या ओले पड़ रहे हैं। आप इसको अगर इंट्रोगेटिव में लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा इज़ इट हेलिंग। अगर आप इसको इंट्रोगेटिव में रखते हुए प्रेजेंट से निकाल के पास में ले जाएंगे, वॉज इट हेलिंग, विल इट बी हेलिंग, तो ये फ्यूचर में चला जाएगा। इसी तरह आप इसको असर्टिव सेंटेंस में यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में भी कर सकते हैं। इट इज़ हेलिंग, इट वाज हेलिंग, इट विल बी हेलिंग, तो ये भी जुमले आप कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके यूजेज जो हैं वो आपकी बुक में मेंशन है। इनको अच्छे तरीके से नोट से प्रैक्टिस करें, लेकिन आपके पास पीटीबी में इनकी एक्सरसाइजेज भी अवेलेबल है इट एंड देयर के हवाले से, तो आपने वो भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत जो है वो इस हवाले से भी है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इनके यूजेज को उतना ही ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे, और जब आप एग्जामिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इनको तैयार करेंगे तो फिर जब रियल टाइम में आपके पास इनके हवाले से ग्रामेटिकल पोर्शन में सवाल पूछे जाएंगे या आपको ट्रांसलेशन करने के लिए जो आपने उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी होती है, उसमें अगर आपके पास कोई डिटेल्स आती हैं तो आप उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये इट और देयर का जो यूजेज है ये आज हमने किया। इसका पेज नंबर मैंने आपको बता दिया था कि पेज नंबर 200 है। मैंने कोशिश की है कि इट और देयर के जितने मैक्सिमम आपके लेवल पे यूजेस जो हैं, जब उसकी यूजेज जो है उसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करें, थोड़ी डिटेल्ड मैनर में डिस्कस करें, ग्रामेटिकली उनका जो मैकेनिज़्म है उसको डिस्कस करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो यही है कि बच्चों जो भी काम आपको करवाया जा रहा है इस ऑनलाइन प्रोग्राम के हवाले से, उसमें आपकी तरफ से जो हमें इक्वल जो रिस्पांस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे हो सकती है, जो चीज़ करवाई जा रही है बार बार उसकी प्रैक्टिस करें और रिटन प्रैक्टिस करें, लिख के प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप बेहतर होते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं इंशाल्लाह आपके सब पास हाजिर हूँगा, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।